जिस तरीके का जाति को लेकर के सवाल आज के दौर में है, और खास करके अभी पिछले दिनों हमने देखा होगा यूजीसी के सवाल पर, ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट था जो यूजीसी का एक रेगुलेशन आया, और यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ में कुछ लोग खड़े हुए ये कहते हुए कि अगर जाति के नाम पर होने वाले उत्पीड़नों में अगर जांच होना शुरू होती है, उसे अगर उसने जो पीड़ित है उनको न्याय दिया जाना अगर शुरू हुआ, तो इससे एक खास तबके को जो है उसको जो है विक्टिमाइज किया जाएगा, उसको हैरेस किया जाएगा, और एक तरीके से कुतर गढ़ करके जो है उस पूरी बहस को खारिज करने की कोशिश हुई। और उसी कड़ी में एक चीज और हमने देखी थी कि पिछले दिनों दिल्ली में और खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नारा बहुत तेजी से गूंजा था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में गूंज रहा है, आज की तारीख में अलग अलग जगहों पर कहा जा रहा है, वो था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का। उस नारे ने इस बात का एहसास कराया, उस यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ में होने वाले प्रोटेस्ट ने इस बात का एहसास कराया कि आखिर जाति के नाम पर ये जो हिस्सेदारी का जो मामला है, जो सत्ता में बंटवारे का मामला है, न्याय का जो सवाल है, उसे किस तरीके से लगातार इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है, या ये कहें कि उसे एक तरीके से उस सवाल को उठाने ही नहीं दिया जा रहा है। हमने एक चीज और देखी थी इस पूरे दौर में, खास करके उस प्रोटेस्ट में भी जो चीज निकल करके आ रही थी, क्योंकि वो रेगुलेशन तो 2012 में भी था, 2026 वाले में सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा थी, वो थी कि ओबीसी को भी उसमें शामिल कर दिया गया था। बाकी तो कोई खास चीजें नहीं थी, लेकिन ओबीसी के जैसे ही आते ही ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो एक तरीके से उसके खिलाफ में खड़ा हो गया। जनगणना के सवाल पे भी यही हम लोग देखते आ रहे हैं, क्योंकि एसटी और एससी की जनगणना तो शुरू से होती आ रही है, लेकिन ओबीसी की जनगणना जिसको लेकर के काका कालेलकर साहब के दौर में भी उनके कमीशन ने भी इस बात की कही थी कि जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि सिचुएशन कैसी है। और उससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो साहू जी महाराज के यहाँ, और उससे पहले भी अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, और हमारे राजस्थान में स्पेशल मारवाड़ में मारवाड़ परगनारी बिगत के नाम से अंग्रेजों के पहले जनगणना हुई थी। और ये ऐसा मामला भी नहीं था कि सिर्फ अंग्रेजों ने किया तो उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अगर हम देखें तो उससे पहले भी इतिहास में भी गणनाओं का दौर होता रहा है। लेकिन खास करके जब ओबीसी की गणना का सवाल आता है, तब उस सवाल को एक तरीके से उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश होती है, और वो प्रयास दोनों तरफ से होता है। सरकार में बैठे हुए लोग वो अपनी तरफ से करते हैं, अकेडमिया में जिनका वर्चस्व है वो अपनी तरफ से करते हैं, और उन सवालों को ध्यान में रखते हुए ये किताब हम लोगों को इस चीज की तरफ लेकर के जाती है कि आखिर जनगणना का इतिहास पहले दिन से, जब समाज एक तरीके से जब पशुपालन का काम कर रहा था, जानवरों को पालन करने का काम कर रहा था, और उसके साथ साथ जो गणनाएं हो रही थी उन गणनाओं को देखने का काम कर रहा था, उसके बाद के दौर का, आजादी के बाद की जाति जनगणना को लेकर के राजनीति और इसके भविष्य की जो संभावना है, उन तमाम सवालों को यहां डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने जो है उठाने की कोशिश की है। और आप पढ़ेंगे तो इसको महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से वो सवाल कहां तक आप तक पहुंचे हैं, ताकि हम ये महसूस कर पाए, ये बता पाए लोगों को कि ये जनगणनाएं कितनी जरूरी हैं, ताकि समाज को एक न्याय प्रिय समाज बनाने में, बराबरी समता आधारित समाज बनाने में मदद मिल सके। तो इस गणना से बचने के लिए दरअसल वहां के जो लोग थे वो इधर उधर भाग जाते थे। जब भी जनगणना के लिए लोग आते थे तो वो या तो गांव छोड़ करके जंगलों में भाग जाते थे, और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि वो सबसे पहले खुद तो भागती थी, अपने जानवरों को जरूर भगा के ले जाते थे। डर ये था क्योंकि वो जनगणना के पीछे का भी जो मकसद था वो ये था कि राजस्थान में खास करके मारवाड़ और मेवाड़ में जानवरों का टैक्स था। जानवरों में भी कौन सा जानवर है जो दूध देता है उसका टैक्स अलग है,
जो दूध नहीं देता है उसका टैक्स अलग है। तो अगर दुधारू गाय है, दुधारू भैंस है, बकरियां हैं, तो लोग उन पशुओं को पहले भगा के लेके जाते थे जो दूध देने वाले थे, क्योंकि दूध के हिसाब से वो टैक्स हो रहा था। साथ ही साथ क्योंकि वहां राजस्थान में, स्पेशली मेवाड़ में, तो प्रोफेसर सुबीर सरकार ने जो रिकॉर्ड निकाला था, उनका काम भी है इसमें, तो उसमें कहा था कि लगभग लाभ और रेगुलर और इरेगुलर दोनों टाइप के जो टैक्स है, लगभग 188 टाइप के टैक्स वो अपने स्टेट में ले रहे थे। तो उससे बचने के लिए लोग यही हरकतें करते थे। इवन मेवाड़ ने तो 1903 में जो है शादियों पे टैक्स लगा दिया था, और 1903 में उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष, वर पक्ष भी शादी में 3 रुपया देगा और वधु पक्ष भी शादी में 3 रुपया देगा। और इस चक्कर में हुआ ये कि लगभग 1.5 लाख के आसपास फैमिलियां 1903 में मेवाड़ से पलायन करके ग्वालियर चली गई। लगभग 1.5 लाख से आसपास फैमिलियां हैं। फिर उनको लाने के लिए समझौते हुए, शादियों पे से टैक्स हटा। तो ये जो जनगणना शुरू हुई थी, जो मर्दमशुमारी के नाम से और मारवाड़ परगना रिविगत में शामिल है, इसको लेकर के राजस्थान में और खास करके आदिवासी अंचलों में बहुत ज्यादा कहानियां अभी भी चलती हैं कि कैसे इससे बचा जाए। क्योंकि लगातार जैसे वो गणना होती थी, टैक्स और वो सब सिलसिला शुरू हो जाता था, तो ये उसका एक हिस्सा तक है 1941 में हुई थी, उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके 2 तबके की तरफ से। जो शेड्यूल कास्ट की तरफ से जो साथी वहां पर मौजूद हैं, और शेड्यूल ट्राइब से, उस समय तो शेड्यूल ट्राइब की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो आदिवासी वहां पर मौजूद है, वो सवाल उठा रहे हैं कि 1941 में जो जनगणना हुई है, और खास करके बंगाल में जो हुई है, उसमें उन दोनों का कहना है कि हमारी जो जनगणना है उसे कम कर करके दिखाया गया है। और खास करके मद्रास से मुनि स्वामी पिल्लई साहब आते हैं दलित तबके से, उन्होंने कहा कि 1931 में जो हमारी जनगणना थी बंगाल में, उसमें लगभग 1.5 करोड़ का 1941 तक आते आते घाटा हुआ है। वो ये सवाल उठा रहे हैं बंगाल के केस में, और यही सवाल जो है आदिवासियों की तरफ से स्पेशली जयपाल सिंह मुंडा उठा रहे हैं कि हमारी भी संख्या में घाटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इजाफा हो रहा है, क्योंकि वहां 3 कैटेगरीज, जो संविधान सभा में भी जो लोग आ रहे हैं वो 3 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण्स, कास्ट हिंदूज, शेड्यूल ट्राइब। ये 3 कैटेगरी है जिनके बेसिस पर रिजर्वेशन वहां पर है और लोग उस कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो वहां जो ब्राह्मण्स है उसकी संख्या में इजाफा है, मुसलमानों की संख्या में इजाफा है, और वो जो औसत है उससे ज्यादा इजाफा है। तो हो ये रहा है कि बंगाल के भीतर एसटी और एससी के जो लोग हैं, उनकी, क्योंकि गणना करने वाले लोग ज्यादातर अपर कास्ट हैं, वो जो उस समय के जो अंग्रेजों की तरफ से भी जो जनगणना करने के लिए आए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जनगणना के रजिस्टर में जो कॉलम दर्ज कर रहे हैं, वो वहां पर भी बेईमानी कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि हम 1941 के आंकड़ों को नहीं मानेंगे, हम 1931 के आंकड़ों पर जो है बात करेंगे, और उसी के बेसिस पर सारी चीजें तय होनी चाहिए। और बाद में फिर 1931 के बेसिस पर ही चीजें तय हुई। जो रिलीजियस कॉलम है वो सेपरेटली काउंट किया जा रहा है, वो अलग अलग नामों से था, कहीं जगह उसे प्रिमिटिव ट्राइब नाम दिया गया था, कहीं एबोरिजिनल नाम था, कहीं इंडिजिनियस नाम था, लेकिन वो 1872 से लेकर के 1941 तक सेपरेट रिलीजियस कॉलम देकर के उनकी गणनाएं की जाती रही। आजादी के बाद एक खेल हुआ, खेल ये था कि पहले तो जो जनगणना का जो कॉलम पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव अपनी स्पीच के दौरान शो कर रहे थे, उसको जब रिलीजन वाले कॉलम को देखेंगे तो उसमें 5-6 ही कैटेगरी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, और उसके बाद एक 1951 में एक अदर का भी इंक्लूड किया गया था। उस समय आदिवासियों का एक बड़ा तबके ने अपने आप को अदर में एनरोल कराया, लेकिन उसके बाद में 61 और उसके बाद के दौर में जितनी जनगणनाएं हुई, उस जनगणना में यह हुआ कि वो कॉलम जो अदर का भी था, जहां आदिवासियों को अपने आप को रजिस्टर करना था, वो स्पेस भी खत्म कर दिया गया। पिछले लगभग 30 सालों से पूरे देश भर में अलग अलग, अब क्योंकि आदिवासियों के साथ एक संकट ये भी है कि वो दिल्ली तक आ नहीं पाते हैं, उनके सवाल यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो पार्लियामेंट तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं।
लेकिन वो इस मांग को बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं कि उनका जो सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी उनको दी जाए। और पिछले दिनों दिल्ली में भी एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें भी आकर तो उन्होंने कहा, और उनका कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा, उनके साथ साथ वो पिछले दिनों राष्ट्रपति से भी मिले, जनगणना के जो डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट कराता है उनके अधिकारियों से भी मिले, लेकिन लगातार उस सवाल को जो है इग्नोर किया जाता रहा है, या ये कहें कि उसे एक तरीके से भुलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो हाल फिलहाल में एक नया जो है मामला शुरू कर दिया, जैसे ही ये आदिवासी रिलीजियस कोड की मांग शुरू हुई छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक चीज शुरू हो गई है, वहां पर आदिवासियों ने, खास करके जो आदिवासी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं और जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको आपस में लड़ा दिया गया और कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर डीलिस्टिंग की जानी चाहिए और आदिवासी उसी को माना जाना चाहिए जो केवल हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है या अपनी आदिवासी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। इवन क्रिश्चियन जो आइडेंटिटी के साथ जो आदिवासी हैं, या इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ जो आदिवासी हैं, या जैन और बुद्धिस्ट आइडेंटिटी के साथ जो आदिवासी हैं, उसे भी आज की तारीख में सरकार और आरएसएस के लोग आदिवासी मानने को राजी नहीं है। अभी तक तो वो बनवासी और आदिवासी की बहस में उलझे हुए थे, लेकिन वो अब से ऐसे भी आगे चले गए हैं कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी को भी मान रहा है और वो जंगलों में रह रहा है तो उसे भी वो मानने को राजी नहीं है। जिस तरीके की एक तरीके से कहिए कि राजनीतिक और उसके साथ साथ अकादमिक बेईमानियां झेलनी पड़ी है, उन बेईमानियों के खिलाफ एक तरीके का ये हस्तक्षेप है जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरफ से किया गया है। साथियों, ये पुस्तक को अगर हम लोग देखें, जाति जनगणना जात से जमात की ओर, अगर नाम से ही देखने की कोशिश करें तो कुछ चीजें हम लोगों को समझ में आएगी कि यह पुस्तक आज के दौर की जो सामाजिक जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को समझने का एक प्रयास हम लोगों को दिखता है। साथ ही साथ जाति के आधार पर जिस तरीके से पूरा सामाजिक ताना बाना हमारा खड़ा हुआ है, उस सामाजिक ताने बाने में जिस तरीके से अन्याय और खास करके जाति के नाम पर, क्योंकि जाति को लेकर के जो चीजें हम लोग देखते हैं, जाति सिर्फ पहचान का मामला नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हम सब जानते हैं कि संसाधनों का बंटवारा या उसके साथ साथ जो हिस्सेदारी का जो सवाल है वो भी इसी जाति से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे में इस सवाल को उठाना आज के दौर में बहुत जरूरी सवाल है, जिसको डॉक्टर लक्ष्मण यादव उठा रहे हैं। दूसरी चीज, जाति से जमात की ओर बढ़ने का ये जो प्रयास उन्होंने किया है, उसमें दरअसल जाति एक तरीके से ठहराव की ओर लेकर के जाती है, लेकिन जमात की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो जमात हमें बिखराव से एकजुटता की ओर लेकर के जाती है, ठहराव से हमें जो है आगे लेकर के जाने की कोशिश जो है की जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जरिए जो है करने की कोशिश कर रही है।